इवनिंग एस्पिरेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं आज के न्यूज टुडे के अंक के साथ। आज की अगर मैं प्रमुख खबरों की बात करूं तो पहली खबर है स्टेट कैपिटलिज्म बनाम फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। और कारण हम सभी जानते हैं, अमेरिका के द्वारा इंटेल एमएनसी या मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसमें 10% हिस्सेदारी खरीदी गई, जिसके चलते ये आर्टिकल चर्चा में रहा। दूसरा आर्टिकल है व्यवसायिक और प्रतिबंधित वाक मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। साथ ही महिला कार्यबल भागीदारी दर बढ़ी है, इसलिए महिलाओं से जुड़े हुए जो अन्य आंकड़े हैं जो उनकी कार्यबल भागीदारी को या आर्थिक गतिविधियों को दिखाते हैं, उनको जानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाएं कौन बना सकता है, किसका अधिकार है, इसको लेकर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, इसलिए ये आर्टिकल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही पीवीटीज के लिए अलग जनगणना की मांग भी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो ये सब रहेंगी आज की प्रमुख खबरें। अगर संक्षिप्त सुर्खियों की बात की जाए तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, तवी नदी, हिम तेंदुए, रेयर अर्थ मैग्नेट इत्यादि ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिनको आज हम न्यूज इन ब्रीफ में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला आर्टिकल जो जुड़ा हुआ है स्टेट कैपिटलिज्म बनाम फ्री मार्केट कैपिटलिज्म से। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल चर्चा में क्यों है, क्योंकि अमेरिका या ट्रंप सरकार ने इंटेल कंपनी के साथ डील की है और इस डील में उसकी 10% हिस्सेदारी को खरीदा है। यानी अमेरिका ने इंटेल कंपनी में 10% हिस्सेदारी को खरीद लिया है, जिसके चलते मार्केट आधारित कैपिटलिज्म या जिसे हम फ्री मार्केट कैपिटलिज्म भी कहते हैं बनाम स्टेट कैपिटलिज्म विषय हमारे सामने चर्चा में आ गया। सबसे पहले जानते हैं कि ये डील किस मामले में है, इसके बाद हम जानेंगे कि ये मुद्दा पूरा क्या है। देखिए, इंटेल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये कंपनी कंप्यूटर कंपोनेंट्स या कंप्यूटर के घटक डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, उत्पादन करना, बेचना, सारी गतिविधियों में लगी हुई है। ये आप देखोगे विश्व की प्रमुख कंपनियों में से है जो सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन का कार्य भी करती है। तो इंटेल हम देखेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अमेरिका का मानना है कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी होना एक रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए अमेरिका ने इंटेल कंपनी के 10% शेयर या 10% हिस्सेदारी खरीद ली है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देने की है कि सरकार ने जो ये निवेश किया है यह पैसिव होगा, है ना, पैसिव प्रकार का ये निवेश, और इस निवेश के साथ इनको मतदान के अधिकार नहीं मिले हैं, बल्कि यहाँ जो 10% हिस्सेदारी के साथ स्वामित्व मिला है यह स्वामित्व बिना किसी मतदान के होगा। तो मोटा मोटा मामला सिर्फ इतना सा है। संक्षिप्त में मैं बताती हूं कि अमेरिकी सरकार ने या ट्रंप सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो इंटेल कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदेंगे और उस निर्णय को उन्होंने पूरा भी कर दिया। इंटेल एमएनसी में उन्होंने 10% हिस्सेदारी खरीद ली है ना, जिसके चलते ये पूरा मामला चर्चा में रहा। अब चूंकि अमेरिका वहां की गवर्नमेंट कंपनीज में हिस्सेदारी खरीद रही है, लेकिन अगर अमेरिका के आर्थिक विकास के मॉडल पर अगर हम ध्यान दें तो वो किस प्रकार का है, अमेरिका का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कौन सा है, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म प्रकार का मॉडल है। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म क्या होता है, आपने एक दूसरी टर्म भी सुनी होगी जिसे हम लिजे फेयर के नाम से जानते हैं। लिजे फेयर, एडम स्मिथ ने इस संकल्पना को काफी पॉपुलर बनाया। ये क्या कहता है, मुक्त बाजार की बात करता है। और मुक्त बाजार आधारित पूंजीवाद या कैपिटलिज्म क्या है, ऐसा पूंजीवाद या ऐसी बाजार व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण हो, निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो। क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाए, निजी क्षेत्र के द्वारा लिया जाए। और सरकार
की भूमिका या हस्तक्षेप नहीं के बराबर हो। और हम सब जानते हैं निजी क्षेत्र जब उत्पादन का निर्णय लेता है तो प्रमुख मोटिवेशन क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के आधार पर निजी क्षेत्र के द्वारा क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, इसका निर्णय लिया जाता है। और इसके लिए प्रेरणा कौन बनता है? बाजार की मांग एवं आपूर्ति से जुड़े हुए डायनामिक। जिस चीज की जितनी मांग उसकी आपूर्ति करवाकर निजी क्षेत्र अधिक से अधिक धन संपदा का सृजन करना चाहता है। और जो अधिशेष धन है वो भी निजी क्षेत्र अपने पास रखता है और आगे उद्योग धंधों में निवेश कर दिया जाता है। तो मुक्त बाजार यानी ऐसी बाजार व्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र फ्री है अपने अनुसार कार्य करने के लिए, इस पर आधारित जो पूंजीवादी व्यवस्था जन्मे उसे मुक्त बाजार पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस व्यवस्था के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? अमेरिका द्वारा इस प्रकार कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना, है ना। और ट्रंप महोदय का कहना कि आने वाले समय में वो और भी महत्वपूर्ण कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, ये दिखाता है कि अमेरिका अब फ्री मार्केट कैपिटलिज्म से हटकर या आगे बढ़कर स्टेट लेड कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। तो ये स्टेट लेड कैपिटलिज्म क्या है? जस्ट मार्केट आधारित कैपिटलिज्म का उल्टा। मार्केट में निजी क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभा रहा था, स्टेट लेड कैपिटलिज्म में निजी क्षेत्र नहीं बल्कि सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्पादन के संसाधनों पर सरकार अपना नियंत्रण बनाकर रखती है और उत्पादन या व्यापारिक गतिविधियों में भी सरकार की हिस्सेदारी रहती है। सरकार निर्धारित करेगी कि क्या उत्पादित होगा, कितना उत्पादित होगा, और सरकार की एजेंसी जैसे भारत में पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें हम हिंदी में सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो ये क्या है? इसे हम कहते हैं स्टेट लेड कैपिटलिज्म। तो अभी तक अमेरिका में मुक्त बाजार व्यवस्था थी, है ना, या बाजार आधारित पूंजीवाद था जिसमें निजी क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभा रहा था। लेकिन जरा देखिए कि अब उत्पादन गतिविधियों में या उत्पादन करने वाली जो कंपनीज हैं उसमें अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका अब फ्री मार्केट कैपिटलिज्म से किसकी तरफ बढ़ रहा है? स्टेट लेड कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते ये पूरा मामला चर्चा में रहा। देखिए इस आर्टिकल में एक ही बात जानना सबसे महत्वपूर्ण है और वो है क्या है? मार्केट कैपिटलिज्म और स्टेट कैपिटलिज्म में अंतर क्या है। तो आई होप कि जो स्पष्टीकरण अभी मैंने दिया उससे ये अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब हम देखते हैं स्टेट बेस्ड कैपिटलिज्म या स्टेट आधारित या स्टेट लेड कैपिटलिज्म या पूंजीवाद, जो भी इसे कहा जाए, ये होता क्या है ये हमने देखा। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? हम देखते हैं कि 1960 के दशक में फ्रांस या ब्रिटेन जैसे जो यूरोपीय राष्ट्र थे वो अपने यहाँ की जो कंपनीज हैं या अपने यहाँ की व्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए और कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में उनको बढ़त मिले, इस हेतु वो बाजार में हस्तक्षेप करते हैं। और वो प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र क्या थे? कंप्यूटर और एरोस्पेस। यहीं से शुरुआत हो जाती है स्टेट कैपिटलिज्म की, यानी यूरोपीय राष्ट्र जो फ्री बाजार पूंजीवाद की तरफ झुके हुए थे, वो राष्ट्र या वहां की सरकारें अपने यहाँ बाजार में हस्तक्षेप करती हैं और कुछ रणनीतिक क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करती हैं। और अगर भारत की कहानी में बताऊं तो हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने जब ये संशय थी या ये मामला रहा कि आखिर उत्पादन के मामलों में अग्रणी भूमिका किसकी रहेगी, राज्य की रहेगी या फिर निजी क्षेत्र की रहेगी, तो हम जानते हैं कि भारत बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट की स्थिति में था। तो हमारे यहाँ उत्पादन के प्रमुख कार्य सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा अपने हाथ में लिए जाते हैं और ये प्रमुखतः होता है। देखिए जो हमारा प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव था वो भी राज्य उत्पादन के कार्यों में लगे इस बात पर जो है झुका हुआ था, लेकिन जो हमारा द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव था जिसे दूसरी औद्योगिक नीति 1956 कहा जाता है, उसमें तो हम और भी ज्यादा राज्य की भूमिका को बढ़ा देते हैं। सरकार के बिहाफ पर सरकारी पीएसयूज या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रहेंगी जो उत्पादन का कार्य करेंगे। द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव से हम बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली राज्य के लिए आरक्षित कर देते हैं और कंज्यूमर गुड्स इत्यादि के मामले में जहां निजी क्षेत्र को उत्पादन का अधिकार दिया गया, वहां भी कुछ मामले में हम जो है सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण रखते
हैं। तो भारत में भी हमें स्टेट लेड कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। 1991 के सुधारों के बाद धीरे 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 हम मुक्त बाजार व्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं, है ना, और हम निजी क्षेत्र की भूमिका को धीरे धीरे लगाए हुए प्रतिबंधों को हटाकर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो स्टेट लेड कैपिटलिज्म कोई नई अवधारणा नहीं है, इससे पहले भी ये अवधारणा हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में सिर्फ ये बताया गया है कि स्टेट कैपिटलिज्म आखिर क्या है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्टेट कैपिटलिज्म आखिर कहते किसे हैं। सरकार अक्सर प्रमुख उद्योगों के स्वामित्व और संसाधनों के रणनीतिक आवंटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाकर रखती है। इसे ही हम स्टेट कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। अब इसके कुछ लाभ भी हैं और इसके कुछ दोष भी हैं। पहले हम स्टेट कैपिटलिज्म के लाभ और दोष देखेंगे और उसके बाद फ्री बाजार कैपिटलिज्म के क्या लाभ और दोष हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टेट कैपिटलिज्म के पहले लाभ देखते हैं। क्या लाभ है? महत्वपूर्ण उद्योगों पर जो है सरकार अपना रणनीतिक नियंत्रण स्थापित कर पाती है, जैसे परमाणु ऊर्जा इत्यादि। तो ये रणनीतिक है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो निजी क्षेत्र के हाथ में इन्हें सौंप देना अच्छा निर्णय नहीं माना जाता। तो ये जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट उद्योग हैं, स्टेट लेड कैपिटलिज्म के माध्यम से, है ना, सरकार इन उद्योगों को अपने हाथ में रखती है ताकि जिस प्रकार की भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा सके। साथ ही ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र हर एक उद्योग में काम करना चाहता है या हर एक क्षेत्र में काम करना चाहता है। निजी क्षेत्र के लिए भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं इकोनॉमी के जो उतने आकर्षक नहीं होते, वहां निजी क्षेत्र काम नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि निजी क्षेत्र को उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में गैप फिल करने का काम कौन कर सकती है? सरकार कर सकती है। तो सरकार उन उद्योगों के मामले में अग्रणी भूमिका निभाती है। अच्छा, सरकार के हाथ में कुछ उद्योग हो, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार जो है दीर्घकालिक हितों पर कार्य करती है। राष्ट्र सुरक्षा के मामले में सरकार की या राज्य की भूमिका अग्रणी होती है। इसके अलावा अगर रोजगार इत्यादि की बात की जाए तो निजी क्षेत्र लाभ पर कार्य करता है, राज्य जो है दीर्घकालिक हितों पर ध्यान देता है, रोजगार पर ध्यान देता है ताकि अर्थव्यवस्था प्रभावी ढंग से संचालित होती रहे। तो ये सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जहां अगर राज्य के पास कुछ क्षेत्र हो या उद्योगों पर अगर राज्य की पकड़ हो तो व्यवस्था बेहतर हो सकती है। लेकिन जहां कुछ लाभ हैं वहां कुछ चिंताएं भी हैं। हम भारत का उदाहरण देख सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी पीएसयूज रही हैं, है ना। राज्य का उद्योगों पर अधिकार रहा है, लेकिन अकुशलता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे लिए बड़े मुद्दे बने रहे हैं। यही हम देखते हैं और इसी का परिणाम हम देखते हैं कि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं या जो पीएसयूज हैं, बड़ी संख्या में पीएसयूज घाटे में रहे हैं। अब तो हमने एयर इंडिया को स्ट्रैटेजिकली डिसइन्वेस्ट कर दिया है, वरना जब एयर इंडिया कार्य कर रही थी तो आंकड़े कहते हैं कि सरकार पर प्रतिदिन 20 करोड़ का भार एयर इंडिया का आ रहा था। यानी प्रतिदिन का अगर एयर इंडिया का घाटा कहा जाए तो वो 20 करोड़ के आसपास था। तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरा, निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार करने की जो क्षमता है, अगर सरकारी उपक्रमों की उपस्थिति या राज्य की उपस्थिति अर्थव्यवस्था में अधिक हो तो ये निजी क्षेत्र की कार्य कुशलता को भी प्रभावित कर सकता है। आप देखोगे कि प्रभाव ऐसा होता है कि अगर सरकार चाहती भी है कि निजी क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में आकर कार्य करे तो निजी क्षेत्र ज्यादा रुचि नहीं दिखाता है। रेलवे का बहुत अच्छा उदाहरण है। आप देखोगे रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार पहले निजी क्षेत्र के लिए खोल देती थी। कुछ रूट्स घोषित किए गए और कहा गया कि इन रूट्स पर पैसेंजर ट्रेन चलाने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन फिर भी देखा गया कि सरकार के पास ज्यादा इस मामले में आवेदन नहीं आए, क्योंकि जहां सरकार की या राज्य की भूमिका अधिक होती है वह निजी क्षेत्र आने से हिचकिचाता है, क्योंकि उनको लगता है कि निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता राज्य के पास है। तो ऐसे मामलों में काम करना उनके लिए लाभप्रद नहीं रहेगा। और जब सरकार के ये पीएसयू, ये उपक्रम या एजेंसी लाभ में काम नहीं कर रही तो सरकार जो है बजटीय आवंटन, है ना, या गैर बजटीय तरीकों के माध्यम से इन पीएसयूज को सपोर्ट
सपोर्ट करती है और अंत में इसका बोझ किस पर आता है? हमारे जैसे आम करदाताओं पर आता है। तो हम देखते हैं कि स्टेट कैपिटलिज्म, जहां सरकार का नियंत्रण हो, है ना, उत्पादन के साधनों पर या उत्पादन पर सरकार नियंत्रण की स्थिति में हो, उसके कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ चिंताएं भी हमें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि प्रतिस्पर्धा कम होती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और कार्य कुशलता प्रभावित होने लगती है। और आपने एक लाइन तो सुनी होगी, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो ये सबसे बड़ा एक क्लेम है जिसके आधार पर कहा जाता है कि सरकारों को या राज्यों को व्यवसायिक या व्यापारिक गतिविधियों से अपना हाथ धीरे धीरे पीछे खींच लेना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि अगर हम फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात करें तो वहां सब अच्छा है। नहीं, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म क्या है? अभी बताया, उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व, लाभ पर जो है फोकस करके ये कार्य करते हैं। क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, ये कौन निर्धारित करता है? मांग और आपूर्ति की शक्तियां। तो यही बात है जो यहां पर लिखी हुई है। अब इसके लाभ क्या है? देखिए, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म जो व्यवस्था है उसमें प्रतिस्पर्धा है, नवाचार है, जो मांग है उसके आधार पर उत्पादन होता है और निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रहती है, हर एक दक्ष प्रदर्शन करना चाहता है। आपकी जब अर्थव्यवस्था में एफिशिएंसी आती है तो इससे बाहर से निवेश भी आपके यहाँ आकर्षित होता है और अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता का भाव बढ़ता है। ये सकारात्मक लाभ हैं जो हमें फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के देखने को मिलते हैं। लेकिन चिंताएं ये हैं कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म मांग के आधार पर काम करता है। जहां से मांग मिलेगी, जहां लाभ मिलेगा, उन्हीं के लिए उत्पादन करेंगे। तो हो सकता है समाज का बड़ा तबका हो जिसके पास धन संसाधन ना हो, उनकी आवश्यकताओं के लिए उत्पादन ना हो या उनकी जरूरतों को ध्यान में ना रखा जाए। ये पूरी संभावना बनती है। साथ ही निजी क्षेत्र का उत्पादन के संसाधनों पर अधिकार हो गया तो जिनके पास संसाधन है वो अमीर हो जाएंगे और जिनके पास नहीं है वो वंचना की स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि यहां सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, यानी असमानता बढ़ सकती है। और कुछ जो राज्य की महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हो सकता है निजी क्षेत्र उन पर भी ध्यान ना दे। स्वास्थ्य, पर्यावरण, अवसंरचना, है ना, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि मार्केट फेलियर हमें देखने को मिले। क्योंकि जब सरकार होती है तो सरकार खर्च के माध्यम से, कराधान के माध्यम से बाजार में मांग आपूर्ति जैसी व्यवस्था को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर सब बाजार पर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है मार्केट फेलियर भी हो जाए। तो ये सारी चिंताएं हमें जो है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म या मुक्त बाजार पूंजीवाद के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो मोटा मोटा पूरा मामला क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि अमेरिका के द्वारा इंटेल एमएनसी में 10% हिस्सेदारी खरीदी गई है, जिसके चलते स्टेट लेड कैपिटलिज्म बनाम फ्री मार्केट कैपिटलिज्म चर्चा में आ गया। तो दोनों हैं क्या, दोनों के गुण दोष क्या हैं, ये हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना बनती है। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला प्रमुख न्यूज आर्टिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा न्यूज आर्टिकल। हेडिंग पहले पढ़ते हैं, व्यवसायिक और प्रतिबंधित वाक मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मामला पूरा क्या था? एक क्योर एसएमए फाउंडेशन है, उनके द्वारा एक पिटीशन, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और उसी याचिका पर निर्णय लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर व्यवसायिक या कोई भी प्रतिबंधित या जो है हेट स्पीच है तो वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। क्योर एसएमए फाउंडेशन के द्वारा जो याचिका दायर किया, जो मामला उठाया गया, वो मामला था कि बहुत सारे जो कॉमेडियन हैं, है ना, उनके द्वारा जो दिव्यांग जन है उनके संदर्भ में ऐसे चुटकुले बोले गए या ऐसे जोक्स क्रैक किए गए जो कहीं ना कहीं दिव्यांग जन जो वर्ग है उनके हितों को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। और ये कंट्रोवर्सी आप सभी ने सुनी होगी, इंडियाज गोट लेटेंट,
है ना, जिसके होस्ट समय रैना और इस प्रकार के कुछ और कॉमेडियन थे, उनको दिशा निर्देशित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यवसायिक हितों के चलते आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं या कुछ प्रतिबंधित है संविधान में, ऐसी बातों को अगर आप बोल रहे हैं तो वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत नहीं आता। तो ये पूरा मामला था जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यवसायिक और प्रतिबंधित जो स्पीचेस हैं वो मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है। और साथ ही कहा कि अगर आप दिव्यांग जनों पर असंवेदनशील चुटकुले कर रहे हैं, है ना, तो ये उचित नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इसे दुरुपयोग कहा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो पूरा मामला किनसे जुड़ा हुआ है वो आप जान ही चुके हैं। अब यहाँ सबसे प्रमुख बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्णय दिया तो किन किन पहलुओं पर विशेष चर्चा की। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि व्यवसायिक और प्रतिबंधित प्रकार के जो स्पीच हैं उनको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके तहत है? आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, है ना। तो इस प्रकार की जो व्यवसायिक और प्रतिबंधित भाषण है उनको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत शामिल नहीं किया जाता। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि हेट स्पीच या प्रतिबंधित तरह के भाषण क्या है, तो हम सबको पता है कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति है जो किसी धर्म, जाति, नस्ल या निर्जातीयता की विशेषताओं पर आधारित है या उनको ध्यान में रखकर ऐसी कोई टिप्पणी की जा रही है जिससे समूहों के बीच शत्रुता का भाव, नफरत का भाव बढ़े या हिंसा जैसी घटनाएं हो जाएं, तो इसे हम हेट स्पीच या फिर प्रतिबंधित प्रकार के स्पीच के नाम से जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कहना है कि इस प्रकार के हेट स्पीच या प्रतिबंधित प्रकार के स्पीच आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप ऐसा कुछ भी बोलो जिससे जाति, धर्म, नस्ल या निर्जातीयता के आधार पर हिंसा, नफरत फैले और कहो कि ये आपका राइट टू स्पीच है ना, तो ये उचित नहीं है। इस प्रकार की जो स्पीचेस हैं वो राइट टू स्पीच या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कवर नहीं होते। साथ ही ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी व्यवसायिक भाषण है जिसे हम कमर्शियल स्पीच कहते हैं। कमर्शियल स्पीच क्या है? मैं कुछ भी बोल रही हूं जिससे मेरा कमर्शियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जहां से मुझे कुछ लाभ प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है या वाक है या स्पीच है उसे हम क्या कहेंगे? कमर्शियल स्पीच। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार का कोई भी कमर्शियल स्पीच जो है उसे भी हम आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में शामिल नहीं करते हैं, है ना। तो यहां पर लिखा है कि आर्थिक लाभ के लिए कोई भी आपका भाषण है, विज्ञापन इत्यादि हैं, वो सब किसके तहत आते हैं? कमर्शियल स्पीच के तहत आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको भी वाक स्वतंत्रता के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्लियरली संक्षिप्त में एक टर्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिबंधित तरह के वाक या स्पीच और कमर्शियल तरह के स्पीचेस आर्टिकल 19 के तहत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत शामिल नहीं किए जाते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बातें भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको फटकारा और कहा कि आप मास को प्रभावित करते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं इसको लेकर आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है और मुआवजा भी वसूला जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 एक्ट हैं जिसके तहत या जिससे शक्ति लेते हुए हम दंडात्मक कार्यवाही या मुआवजा लगा सकते हैं। एक तो हमारा आईटी एक्ट है ना, आईटी नियम है, और दूसरा सिनेमेटोग्राफर जो अधिनियम है, सिनेमेटोग्राफ, उसके तहत आप मुआवजा भी ले सकते हैं और दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि सरकार को ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए। तो मोटा मोटा ये जो पूरा सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स है उसमें भी प्रमुख कॉमेडियंस का जो मामला रहा
कहा जिनके द्वारा दिव्यांग जनों के संदर्भ में असंवेदनशील इनसेंसिटिव प्रकार के जोक्स क्रैक किए गए या चुटकुले कहे गए, उस मामले में 4 बातों पर क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। सबसे पहला कि कमर्शियल स्पीच और प्रतिबंधित स्पीच वाक और अभिव्यक्ति के दायरे में या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते। दूसरा, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आप लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हो, तो आपको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसा मामला आए तो हम दंड भी दे सकते हैं और मुआवजा भी वसूल सकते हैं, आईटी जो नियम है उनके तहत और सिनेमेटोग्राफर जो एक्ट है उसके तहत। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कहा कि आप व्यापक दिशा निर्देश लेकर आइए। तो ये सारी टिप्पणियां न्यायपालिका के द्वारा की गई हैं। अब एक और प्रश्न जो महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसा कोई पहला मामला आया है जिस पर न्यायपालिका के द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है? तो उत्तर है नहीं। इससे पहले भी ऐसे मामले उठते रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीचे जो 2015 का मामला है, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब तक इमिनेंट कोई जो है तात्कालिक और बड़ा खतरा ना हो तब तक वैध ऑनलाइन कोई भी अभिव्यक्ति है जो वैध है, लेजिटिमेट है, सही है, उसको बाधित नहीं किया जाना चाहिए। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो या ऐसी कोई आवश्यकता ना आन पड़े तब तक जो सही है, जो लेजिटिमेट है, उस प्रकार की अभिव्यक्ति को ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं करना चाहिए। लेकिन 2020 का जो मामला है वहां निर्णय थोड़ा अलग रहा। अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद था। इसमें क्या कहा? स्वतंत्र वाक और घृणित प्रतिबंधित वाक के बीच अंतर किया जाना चाहिए और साथ ही व्यापक पहुंच वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा भी न्यायपालिका ने कहा। तो मतलब सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो न्यायपालिका ने कहा कि देखिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो प्रतिबंधित या प्रोहिबिटेड प्रकार के स्पीच है, वो स्पीच जो हिंसा, घृणा सब फैलाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें अंतर करना जरूरी है। आप अपनी हर एक बात को, है ना, राइट टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कंसीडर नहीं कर सकते। दोनों में स्पष्ट अंतर है। और कहा आप इन्फ्लुएंसर्स हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। तो ये है पूरा मामला। कॉमेडियंस थे जिनके खिलाफ क्योर एसएमए फाउंडेशन के द्वारा जो है एक याचिका दायर की जाती है, उसी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करता है और कुछ जो है सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणियां करता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। अब जो एक्ट हमने देखे, एक तो आईटी एक्ट की बात की, एक सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की हमने बात की। तो आखिर ये क्या है? आईटी एक्ट 2000 सबको पता है। हम ये भी जानते हैं कि इसमें संशोधन हो चुका है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? ये एक्ट ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने हेतु लाया गया और इसकी एक धारा अत्यधिक चर्चित रहती है, वो है धारा 69A। ये धारा क्या कहती है? सरकार के पास अगर आवश्यकता आन पड़े तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो आम लोगों तक किसी जानकारी को पहुंचने से रोक पाए। और आप देखोगे सरकार जहां भी अशांति का माहौल होती है, इस जो है धारा का इस्तेमाल करती है। वर्तमान में भी इस धारा का इस्तेमाल हो रहा है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम क्या कहता है? ये ऐसे कंटेंट पर प्रतिबंध लगाता है जो किसी व्यक्ति या समूह की आलोचना करता हो, उसे बदनाम करता हो या उस पर मान हानिकारक टिप्पणी से जुड़ा हो। तो दोनों एक्ट हैं, दोनों के अपने अपने उद्देश्य हैं, ये जानना जरूरी है। अच्छा, इस पूरे आर्टिकल के चलते या सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के चलते वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उस पर युक्त प्रतिबंध का जो मुद्दा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है ही है। साथ ही आईटी एक्ट, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, है ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, ये प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी आपको पता है कि ये जो टॉपिक है प्रमुखतः मेंस की अगर मैं बात करूं तो जीएस पेपर 2 जिसमें हम पॉलिटी की बात करते हैं वहां से जुड़ा हुआ है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज आर्टिकल को आप देखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के तीसरे प्रमुख आर्टिकल की। यह आर्टिकल जुड़ा हुआ है महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी से। अच्छा,
महिला कार्यबल भागीदारी चर्चा में क्यों रही? क्योंकि हमारे सामने इस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं। किस प्रकार के आंकड़े? जो बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में और प्रमुखतः 17-18 से लेकर 23-24 के बीच महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर बढ़ गई है। और अगर आप यूपीएससी के लिए गंभीर तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, श्रम बल क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आपका होमवर्क है, आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है। इन सब के मामले में हमारे सामने आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। एनएसओ किसके तहत है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसके तहत नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और इन्हीं के द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया जाता है। और इसी सर्वे में बताया जाता है कि समग्र तौर पर महिला और पुरुष दोनों के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर कितनी है, भारत में लेबर फोर्स कितनी है, बेरोजगारी दर कितनी है ना, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है। तो यही जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसमें समग्र की भी बात की जाती है और महिला और पुरुष दोनों के बारे में अलग अलग आंकड़े भी आते हैं। तो इसी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रेफरेंस लेकर यहां बताया जा रहा है कि जहां 2017-18 के आसपास महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर, है ना, 21-22% के आसपास थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है? 40-41% तक पहुंच गई है। अब चलिए, जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बता रही हूं तो वो मैं बता देती हूं कि क्या होता है। 15 वर्ष या उससे अधिक के आयु ग्रुप में या आय समूह में, है ना, आपकी अर्थव्यवस्था में जो लोग कार्यरत हैं या जो कार्य करना चाह रहे हैं, वो क्या बनाता है? आपकी लेबर फोर्स बनाता है ना। और उस लेबर फोर्स को ही जब हम प्रतिशत के तौर पर देखें तो हमारे सामने आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी 15 वर्ष और से अधिक के आयु समूह के कितने लोग कार्यरत हैं या कार्य करना चाह रहे हैं लेकिन अभी कार्य में नहीं है। जब प्रतिशत के तौर पर हम निकाल लें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे सामने आ जाती है। और जब इसी प्रकार का आंकड़ा हम महिलाओं के संदर्भ में निकाल लें तो हमारे पास आ जाती है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो मैंने क्या बताया कि महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर जहां 17-18 में, ये देखिए चित्र आपके सामने है, यहां से अच्छे से देखिए, 17-18 में हम देख रहे हैं कि जहां 20, 21, 22, 23% के आसपास श्रम बल भागीदारी दर थी, अब ये बढ़कर 41% तक पहुंच गई है। यानी लगभग महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर जो है 17-18 से लेकर 23-24 के बीच दोगुनी हो गई है। आपको एकदम एग्जैक्टली जो है पॉइंट्स में याद करने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 22-23% से कितना हो गई है, अब हम देखते हैं कि 41% के आसपास पहुंच गई है। वहीं अगर महिलाओं के संदर्भ में बेरोजगारी की बात की जाए तो ये जो लाइन है ये तो समग्र बेरोजगारी दर को दिखा रहा है और उसमें भी ये जो फीमेल, ये ग्रीन बॉक्सेस जो है ये फीमेल, तो जहां 17-18 में हम देखते हैं कि बेरोजगारी दर 5.6% के आसपास थी, अब ये कितनी हो गई है? 3.2%। तो अगर आपको इसी प्रकार के और ट्रेंड देखने हैं तो एक और होमवर्क है आप लोगों के लिए, PIB पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट एनुअल डालना। आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी, उसके प्रमुख ट्रेंड आ जाएंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से पढ़ना। अभी के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं ये आर्टिकल? क्योंकि महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर बढ़ी है और बढ़कर लगभग 21-22% जो 17-18 में थी, अब कितनी हो गई है? 41-42% के आसपास। साथ ही जो बेरोजगारी दर है वो भी 5.6% से घटकर कितनी हो गई है? 3.2%। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि किस क्षेत्र में रोजगार ज्यादा बढ़ा महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में? तो उत्तर हमें मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला रोजगार में 96%,
और शहरी क्षेत्रों में 43% की वृद्धि हुई है। तो कभी पूछा जाए कि महिला रोजगार कहां तेजी से बढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, तो उत्तर क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में। साथ ही कुछ और आंकड़े भी हैं जो महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं और प्रमुखतः महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई स्थिति के बारे में। जैसे महिलाओं के संदर्भ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार में वृद्धि हुई है। क्या है स्वरोजगार? जब आप किसी और के अधीन कार्य ना करके स्वयं अपने अधीन कार्य करें, तो इसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। आंकड़ा क्या कह रहा है कि 17 से 18 है ना, 17-18 में कितना था स्वरोजगार करने वाली महिलाओं का प्रतिशत? लगभग आप रफली कह सकते हैं 52% के आसपास। अब ये बढ़कर लगभग 67.5% तक हो गया है। और ये वृद्धि दर कितनी है? 30% की वृद्धि दर के साथ स्वरोजगार की दर महिलाओं के संदर्भ में बढ़ी है। तो हर एक कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं, बट ये याद रख सकते हो कि 17-18 में स्वरोजगार में लगी हुई महिलाओं का प्रतिशत जहां 52% के आसपास था, अब बढ़कर ये 67-68% तक पहुंच गया है। तो ये दिखाता है कि महिलाएं आर्थिक तौर पर सक्रिय हो रही है। साथ ही अगर स्टार्टअप्स की बात की जाए तो एक और आंकड़ा है हमारे पास, है ना, लगभग 50% DPIIT पंजीकृत स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है। DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये एक डिपार्टमेंट है किसके तहत? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। अच्छा, इस डिपार्टमेंट के तहत जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप्स में 50% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिसके निदेशक मंडल में, डायरेक्टर बोर्ड में एटलीस्ट एक महिला जरूर है। ये दिखाता है कि महिलाओं की आर्थिक भूमिका बढ़ रही है। साथ ही महिलाओं के लिए वित्त की उपलब्धता भी बढ़ी है। जैसे मुद्रा ऋण, हम जानते हैं मुद्रा ऋण जो छोटे छोटे ऋण है ना, जो उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना शुरू की गई, उसके तहत प्रदान किए जाते हैं। जो समावेशन हेतु हमने कोशिश की, उसके तहत प्रदान किए जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि मुद्रा लोन्स की भी अलग अलग कैटेगरी है। शिशु यानी 50,000 तक का लोन, अच्छा, उसके बाद किशोर 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो लोन है उसे हम कहते हैं तरुण। और 24-25 के बजट से एक नई कैटेगरी शुरू कर दी गई है जिसे तरुण प्लस के नाम से जाना जाता है, अर्थात अब 10 लाख से 20 लाख के बीच का लोन भी मिल सकता है। तो ये जो मुद्रा लोन्स है, इसमें प्रमुख लाभ लेने वाला वर्ग कौन रहा? महिला। 68% जो है मुद्रा ऋण किसको मिले हैं? महिलाओं को मिले हैं। साथ ही सरकार की एक और योजना है PM स्वनिधि, यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स निधि, इसे हम कहते हैं PM स्वनिधि। स्ट्रीट वेंडर्स वो लोग जो गलियों में घूम घूम कर वस्तुओं को बेचते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स निधि के तहत भी जो लाभार्थी रहे उसमें 44% कौन है? महिलाएं हैं, जिससे महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है और समावेशन बढ़ा है। मोटा मोटा ये जो सारे आंकड़े हैं उसमें से 4-5 अच्छा सेट ऑफ डेटा आप याद रखेंगे, जिससे आपको पता रहे या जब मुख्य परीक्षा में आवश्यकता पड़े तो आप इस्तेमाल कर पाए और बताएं कि महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण किस प्रकार से हो रहा है। 3-4 प्रमुख आंकड़े में एक बार फिर रिपीट करूंगी, हर एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 21-22% से बढ़कर 40-41% तक पहुंच चुकी है। दूसरा, हम देखते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाओं का प्रतिशत है वो बढ़ा है, वो 52% से बढ़कर 67-68% तक पहुंच गया है। साथ ही अगर मुद्रा लोन्स की बात की जाए तो 60% से अधिक लाभार्थी कौन है? महिलाएं हैं, 68% एग्जैक्टली। और अगर PM स्वनिधि की बात की जाए तो 44% लाभार्थी कौन है? महिलाएं हैं। और अगर MSME की बात की जाए तो महिलाओं के नेतृत्व में जो MSMEs हैं उनकी संख्या पिछले लगभग एक दशक में दोगुनी हो गई है। 10-11 में 1 करोड़ थी ऐसे MSMEs की संख्या जहां महिलाएं नेतृत्व कर रही थी। 23-24 में इनकी संख्या बढ़कर लगभग 2 करोड़ या एग्जैक्टली 1.92 करोड़ हो गई है, और जिससे बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा हुए हैं। तो यानी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की जो उपस्थिति है वो बढ़ रही है। साथ ही जेंडर बजट हमारा काफी बड़ा है। बजट 2025-26 जो है, अब तक इस बजट के तहत
सबसे अधिक जेंडर बजटिंग पर खर्च किया गया। जेंडर बजटिंग का भाव क्या निकलता है? जब आप बजटिंग या बजट के तहत आवंटन करते हैं विभिन्न विभिन्न वर्गों को, तो जब उसमें लिंग आधारित जो विशेष आवश्यकता है उन पर ध्यान देकर आप धन संसाधन का आवंटन करें तो इसे हम कहते हैं जेंडर बजटिंग। भारत में महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से उतनी बेहतर नहीं हुई, तो जेंडर बजटिंग के तहत प्रमुख धन संसाधनों का आवंटन किया जाता है महिलाओं के पक्ष में। जो कुल बजटीय आवंटन था लगभग रफली उसका 8.8% किसके लिए किया गया? जेंडर बजटिंग के तौर पर किया गया। अब जेंडर बजटिंग अगर बढ़ रही है तो ये किसको? महिलाओं के विकास की जो हमारी एक रणनीति है उससे महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की तरफ हमें लेकर जाएगा। महिलाओं का विकास क्या है? आप ऐसी नीतियां योजनाएं बनाइए जिससे महिलाएं ऊपर उठे, लेकिन हो सकता है आप नीतियों को बनाने में, उनके क्रियान्वयन में महिलाओं को शामिल ना करें। अभी आप उन्हें एक लाभार्थी की तरह सिर्फ देख रहे हैं जिन्हें आप लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? महिलाओं का विकास, विमेन जो है डेवलपमेंट। लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट क्या होगा? महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास क्या होगा? जहां महिलाएं सिर्फ पैसिव लाभार्थी नहीं है बल्कि वो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहें, जब वो आर्थिक गतिविधियों के संचालक की भूमिका में रहें, जब वो नवाचार करने वाले की भूमिका में रहें, यानी जब महिलाएं अग्रणी भूमिका में हो तो इसे विमेन लेड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं और प्लस जो जेंडर बजटिंग है, ऐसा कहना है कि सिर्फ महिलाओं को विकास नहीं देगा बल्कि ये विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। और साथ ही हम योजना बना रहे हैं कि अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो महिलाओं की जो भागीदारी है, कार्यबल में जो भागीदारी है, उसे 70% तक करना होगा। और अभी कितनी है? क्या बता रहे हैं हम? 41-42% के आसपास। अच्छा, एक और रोचक तथ्य, पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? लगभग 78% के आसपास। यहां से पता चलता है कि महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी में कितना बड़ा अंतर है। पुरुषों की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी महिलाओं की बढ़ गई 21-22 से जो है 41-42% तक पहुंच गई, फिर भी पुरुषों की तुलना में लगभग जो है विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आधी है। तो अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं तो इसे हमें 2047 तक कहां पहुंचाना पड़ेगा? 70% तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये था पूरा न्यूज आर्टिकल जो बात करता है कि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ रही है और विभिन्न विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से इस बात की पुष्टि भी की गई है कि महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी किस प्रकार से बढ़ रही है। लेकिन एक बात जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी अत्यधिक संक्षिप्त में, DPIIT के आंकड़े हमें दिखा रहे हैं, MSME के आंकड़े हमें दिखा रहे हैं कि महिलाएं निर्देशक बोर्ड में भी बढ़ी है, महिलाओं के नाम जो हैं MSMEs की संख्या भी बढ़ी है। अच्छा, जो मुद्रा लोन इत्यादि हैं उसके लाभार्थियों में भी 68% तक महिलाएं हैं। लेकिन वास्तविक बदलाव तब आएगा जब जो आंकड़े दिखा रहे हैं वही स्थिति ग्राउंड लेवल पर भी हो। क्योंकि सरकार विभिन्न विभिन्न प्रकार के लाभ देती है तो बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा जाता है कि उद्यम को नाम महिला के करवा दिया जाता है, बट वास्तव में महिला उस उद्यम के संदर्भ में या उस बिजनेस के मामले में कोई ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही होती। कुछ मामलों में ऐसा, कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां वास्तव में इन योजनाओं से महिलाएं लाभान्वित हुई और महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो पाई हैं। तो ये है पूरा न्यूज आर्टिकल। ये जो आंकड़े हैं, ये इसमें से कुछ प्रमुख आंकड़े जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इत्यादि प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जब कहीं मुख्य परीक्षा में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाए तो इसमें से 3-4 अच्छे सेट ऑफ डेटा उठाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा तीसरा प्रमुख न्यूज आर्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा न्यूज आर्टिकल। ठीक है, तो आज का चौथा न्यूज आर्टिकल है सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं से जुड़ा हुआ। सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाएं चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उनका कहना है कि ग्राम सभाओं के पास
कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का अधिकार है। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर जनजातीय कार्य मंत्रालय को ऐसा क्यों कहना पड़ा। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि छत्तीसगढ़ वन विभाग ने स्वयं को कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी घोषित कर लिया और ऐसा करना हमारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है उसके प्रावधानों के खिलाफ है। इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि सामुदायिक वन संसाधनों पर ग्राम सभाओं का अधिकार है और ग्राम सभाएं जो हैं वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स यानी सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों के जरिए, यानी ग्राम सभाएं इन समितियों की जो है स्थापना करती हैं या गठन करती हैं और इन समितियों के माध्यम से कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स प्रबंधन योजनाएं या सामुदायिक संसाधन प्रबंधन योजनाएं बनाने का एकमात्र अधिकार रखती हैं। और साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये जो अधिकार है उन्हें किसके तहत मिलता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत मिलता है। इसलिए पूरा मामला चर्चा में रहा। अगर इसे संक्षिप्त में कंक्लूड किया जाए तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि ग्राम सभाएं या ग्राम सभाओं द्वारा स्थापित जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट समितियां हैं उनके पास अधिकार होगा कि वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के प्रबंधन की योजनाएं तैयार करें, उन्हें लागू करें। अगर किसी अन्य के द्वारा, जैसा कि छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा किया गया कि वो खुद को नोडल एजेंसी इस कार्य के लिए घोषित कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के प्रावधानों के ये खिलाफ है। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आखिर करता क्या है। तो इस एक्ट के द्वारा वनों में रहने वाले समुदायों को वन संसाधनों पर अधिकार देने का कार्य किया जाता है। हम देखते हैं कि जो हमारी कॉलोनियल या औपनिवेशिक समय के रूल्स थे उनके माध्यम से औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के द्वारा वनों का अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन वन के जो निवासी थे उनके हितों को तिलांजलि दी गई, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कुछ और नहीं बल्कि इसी अन्याय को समाप्त करने की बात करता है। इस एक्ट के तहत मोटा मोटा 3 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। एक तो व्यक्तिगत वन अधिकार, दूसरा समुदाय के या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट या सामुदायिक वन अधिकार, और तीसरा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, यानी समुदाय का वन संसाधनों पर भी अधिकार है। जो नॉन टिम्बर यानी लकड़ी के अलावा जो वन संसाधन है, जैसे शहद, हनी है, जैसे लकड़ी से बहुत प्रकार के तेल निकलते हैं, गोंद या इस प्रकार का कोई अन्य उत्पाद आपको मिल रहा है, कोई मेडिकल प्लांट है जहां से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, तो ये अधिनियम कहता है कि इन संसाधनों पर वन समुदायों का अधिकार है। साथ ही पूरा जो वन है उस पूरे वन पारितंत्र को कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना, उसको इस्तेमाल करना, ये सब अधिकार वनों में निवास करने वाले लोगों का है या जनजातियों का है। तो इस बारे में बात करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब हम देखते हैं कि आखिर सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाएं क्या है। ये योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसा अभी बताया, किसके द्वारा, ग्राम सभा के बिहाफ पर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स जो है मैनेजमेंट के लिए समितियां गठित की जाती हैं और इनके द्वारा सामुदायिक वन संसाधन परियोजनाएं या योजनाएं तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है कि वन में रहने वाले लोग, उसमें भी प्रमुखतः महिलाएं हैं या जनजातीय युवाएं हैं, उनको निर्णय लेने का अधिकार मिले, है ना, आर्थिक गतिविधियों में वो शामिल हो पाए और साथ ही पर्यावरणीय न्याय भी संभव हो पाए। तो ये जो योजनाएं हैं ये पारिस्थितिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाई जाती है। और किनके द्वारा बनाई जाएंगी, कभी प्रीलिम्स में पूछा जाए तो ग्राम सभा। और ग्राम सभा किसके माध्यम से जो है इस प्रकार की प्रबंधन योजनाएं बनवाती हैं, तो ग्राम सभाओं के द्वारा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमिटीज का गठन किया जाता है ना, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है और उनके द्वारा ये योजनाएं बनाई जाती हैं। और ये योजनाएं स्थान विशेष की पारिस्थितिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाती हैं। ये जो मॉडल है, ये प्रबंधन योजना बनाने का जो मॉडल है, हमारा जो परंपरागत
टॉप डाउन मॉडल है उससे बिल्कुल अलग है। टॉप डाउन में क्या है, ऊपर से नीतियां आ रही हैं, नीचे तक लागू हो रही है, ये उसके बिल्कुल अलग है। यानी यहाँ नीचे जो लोग इन वनों में रह रहे हैं, इनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये समुदाय आधारित मॉडल टॉप डाउन जो है उससे बिल्कुल अलग है। ये ग्राम सभाओं को सतत वन प्रबंधन और लचीली आजीविका के संरक्षण के या संरक्षक के रूप में स्थापित की गई है। मोटा मोटा भाव क्या है कि यहाँ जो है टॉप टू बॉटम नहीं, बल्कि जो लोग हैं, ग्राम सभाएं हैं, उनके द्वारा खुद के द्वारा इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। साथ ही यहाँ पर आप देखोगे कि केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 2023 में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया। अब ये अभियान था क्या, इसके तहत राज्य सरकारें जो एनजीओज हैं या गैर सरकारी संगठन हैं उनको सूचीबद्ध करेंगी, और ये जो सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठन होंगे ये क्या करेंगे, ये ग्राम सभाओं की कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी, ताकि ग्राम सभाएं बेहतर योजनाएं तैयार कर पाए। क्योंकि कई बार जनजातीय क्षेत्रों में या वन क्षेत्रों में जो ग्राम सभाएं बनी हैं उनमें इस प्रकार की विशेषज्ञता का अभाव देखा जाता है। तो इस स्कीम के तहत कुछ और नहीं, सिंपली राज्य सरकारें कुछ एनजीओज को नोटिफाई करेंगे और ये एनजीओ ग्राम सभाओं की मदद करेंगे ताकि वो बेहतर प्रबंधन योजनाएं बना पाए। तो ये है सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना। इस पूरे आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए जो जानकारी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीलिम्स के लिए जानकारी है वो यही है। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो यही है कि सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाएं किसके द्वारा बनाई जाएंगी और क्रियान्वित की जाएंगी। साथ ही फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार के अधिकारों की व्यवस्था करता है। तो ये दो सूचना है जिस पर आप ध्यान दोगे, बाकी ये न्यूज आर्टिकल काफी सरल था। बिना विलंब के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अच्छी बात यह है कि अगला टॉपिक भी जनजातियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये स्पेसिफिकली पीवीटीजीज की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर रहा है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि वही फिर से जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्या कहा कि ये जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है जिन्हें हम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्या कहा कि इनकी अलग से जनगणना होनी चाहिए, जिसके चलते पीवीटी चर्चा में आ गई। अब अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो जो हमारी आगामी जनगणना होने वाली है उसमें पीवीटीसीज की अलग से गणना होगी। और ये गणना किसके द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसे हम संक्षिप्त में आरजीआई भी कहते हैं। तो पीवीटी चर्चा में क्यों है, क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि इन समूहों की अलग से जनगणना होनी चाहिए। और अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो आने वाली जो हमारी जनगणना है इसमें आरजीआई के द्वारा इन जनजातियों की अलग से जनगणना की जाएगी। अब नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ये नहीं जानना चाहिए कि अलग जनगणना की आवश्यकता क्यों है, बल्कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पीवीटीज आखिर क्या है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं क्या है। ये सबसे अधिक हाशिए पर और कमजोर प्रकार की जनजातियां हैं। ये जनजातियां आप देखोगे कि अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाई भी, अभी भी ये अलग थलग है। शिक्षा की बात की जाए, आर्थिक मामलों की बात की जाए, है ना, इनकी अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो इन सभी आधारों पर ये जनजातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं। और इन्हीं सब आधारों पर कुछ जनजातियों को हम पीवीटीजीज की जो सूची है उसमें शामिल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पीवीटीजीज जनजातियां कौन सी हैं। तो देखिए ऐसी जनजातियां, मापदंड है, पहला क्या है, कृषि पूर्व युग की प्रौद्योगिकी पर ही अभी काम कर रही, यानी जो आदिम जीवन निर्वाह कृषि होती थी, इन जनजातियों के द्वारा आज भी कृषि में उसी प्रकार के मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा। आज के नए युग की कृषि तकनीक विधियों का इस्तेमाल इनके द्वारा नहीं किया जा रहा। तो एक तो ये इंडिकेटर है। दूसरा, साक्षरता का स्तर अत्यधिक निम्न है। आर्थिक स्तर पर ये जनजातियां पिछड़ी हुई हैं। कोई
ज्यादा सरप्लस इनके पास नहीं बचता है, और साथ ही इनकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही, या तो स्थिर है या घटती जा रही है। इन मापदंडों के आधार पर भारत में पीवीटीज की सूची बनाई जाती है। तो ये है, या इन आधारों पर जिन जनजातियों को हम जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं, वही जनजातियां क्या कहलाती हैं, पीवीटीज कहलाती हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न कि आखिर ये कंसेप्ट आता कहां से है। तो 1960 का जो दशक था, उसमें डेबर आयोग ने सबसे पहले कहा कि कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनके साथ हम क्या देख रहे हैं कि असमतापूर्ण या डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति बनी हुई है। तो उन्होंने इस आइडिया को पहले पॉपुलर किया और उन्होंने कहा कि उन जनजातियों की आवश्यकताओं पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो डेबर आयोग के द्वारा 1960 के दशक में जो बात कही जाती है या जो रिकमेंडेशंस दी जाती है, उन्हीं को आधार बनाते हुए 1973 में सरकार के द्वारा प्रिमिटिव, अभी ध्यान देना पर्टिकुलरली नहीं, अभी है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, पीटीजी, एक कैटेगरी बनाई जाती है कुछ जनजातियों की जो अत्यधिक पिछड़ी हुई थी। इन पीटीजी का ही नाम 2006 में बदलकर क्या कर दिया जाता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इनकी बात कौन करता है, डेबर आयोग के द्वारा, और 1973 में पीटीजी के तौर पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, बाद में इनका नाम बदल दिया जाता है। अगर बात की जाए वर्तमान में हमारे यहाँ कुल कितनी पीवीटीजीज हैं, तो ऐसी जनजातियों की संख्या है 75। 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, अंडमान और निकोबार में ये 75 पीवीटीज ग्रुप हमारे यहाँ निवास करते हैं। अगर इनकी कुल संख्या की बात की जाए तो वर्तमान आंकड़े क्या कह रहे हैं, केंद्रीय स्तर का सर्वेक्षण है जो कहता है कि इनकी कुल आबादी लगभग 45.5 लाख के आसपास। और अगर राज्यवार वितरण की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में लगभग 12.28 लाख, फिर महाराष्ट्र 6.2 और उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है। तो सबसे पहले पीवीटीज क्या है, इनकी जो है बात कौन सबसे पहले रखता है, डेबर आयोग। अच्छा, कुछ मापदंड हैं, और मापदंड में क्या है, सबसे पहला क्या है कि आप जो है पहले के स्तर की कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी जो है साक्षरता दर निम्न है, आर्थिक पिछड़ापन की स्थिति है, जनसंख्या या तो स्थिर है या घट रही है ना। और डेबर जो आयोग था उसी की अनुशंसा पर पीटीजी ग्रुप बनता है, 2006 में उसको पीवीटीजी का नाम दे दिया गया है। वर्तमान में 75 पीवीटीजीज के जो है ग्रुप्स हैं, जो 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। इनकी कुल जनसंख्या 45.5 लाख के आसपास है, और राज्यवार बात की जाए तो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है। तो ये है पीवीटीज की व्यवस्था, या पीवीटीज का क्या अर्थ है और क्यों इनको अलग कैटेगरी बनाया गया। क्यों, क्योंकि मुख्य धारा में शामिल नहीं है, अत्यधिक पिछड़ी या डिस्क्रिमिनेशन का, अत्यधिक भेदभाव का अत्यधिक सामना जिन्होंने किया है, इस प्रकार की ये जनजाति है। बाकी जनजातियां कुछ हद तक फिर भी मुख्य धारा में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन आज भी ये अलग थलग है। अब हम आते हैं जिस कारण से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करें, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ये कहना कि इन जनजातियों की अलग से जनगणना होनी चाहिए। तो एक बड़ा प्रश्न है ना, कि आखिर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस प्रकार की मांग क्यों की। तो उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर जो हम अपनी सामान्य जनगणना में ही इन पीवीटीज की जनगणना को भी शामिल करते हैं, तो ये देखा गया है कि आंकड़ों में सटीकता नहीं होती। उन्होंने उदाहरण दिया, बात कही 2011 की जनगणना की। बात क्या है कि हमारे यहाँ भी हमने देखा 75 पीवीटीज हैं, उनमें से लगभग 40 को अनुसूचित जनजातियों के रूप में हमने सूचीबद्ध किया, और 2011 की जनगणना में हमने उन्हें शामिल कर लिया। जो शेष समूह थे, अगर वो किसी बड़ी जनजाति के उप समुदाय होते हैं तो उन्हें अलग से दर्ज नहीं किया जाता। यानी 75 में से हमने 40 को तो अलग से दर्ज किया, और जो बाकी है, मान लीजिए कोई बड़ी जनजाति है, उसी के 1-2 छोटे छोटे उप समूह हैं, तो अलग से उनके आंकड़े नहीं निकाले गए, उन्हें जो है साथ ही दर्ज कर लिया गया। जिसके चलते क्या होता है कि जो आंकड़े हैं
उनमें सटीकता नहीं आ पाती। अब जनजातीय कार्य मंत्रालय का क्या कहना है कि इन जनजातियों को कल्याण की आवश्यकता है, सरकार इनकी मदद करती है, योजनाएं चलाती है। और जरा सोचिए कि अगर आंकड़े ही सही नहीं है या सटीक नहीं है तो क्या योजनाओं का लाभ इन लाभार्थियों तक हम पहुंचा पाएंगे? तो उत्तर है नहीं। इसीलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस प्रकार की मांग की है। उन्होंने कहा भी है कि सरकार कुछ कार्यक्रम चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान कार्यक्रम। ये कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ये जो जनजातियां हैं इनको सामाजिक आर्थिक तौर पर ऊपर उठाया जा सके, इनका समावेशन किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु 200 से अधिक जिलों में, है ना, ये कार्यक्रम यानी प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय का कहना है कि इस प्रकार की योजनाओं का लाभ अगर हमें लाभार्थी तक पहुंचाना है, या फिर आप देखोगे और भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे एक है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका उद्देश्य है कि जनजातीय जो लोग हैं या पीवीटीज के जो लोग हैं उनमें सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो इस प्रकार की संकल्प यात्राएं या प्रधानमंत्री जनमन जैसी जो योजनाएं हैं उनका लाभ इन लाभार्थियों तक तभी पहुंचेगा जब इनके आंकड़े सटीक हों। और जनजातीय कार्य मंत्रालय का कहना है कि आंकड़े तब सटीक होंगे जब इनकी अलग से गणना की जाए, क्योंकि समस्त जनगणना में जब इन्हें शामिल किया जाता है तो इनके विशेष आंकड़े, समूह, उप समूह क्या स्थिति है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये कारण है जिसके चलते जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऐसी मांग की, और उनकी मांग वो कारण है जिसके चलते हम ये पूरा न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जनजातीय कार्य मंत्रालय की मांग जो है, ठीक है, आप उसे मेंस में जब आप उत्तर लिखें तो एक बिंदु की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आंकड़ों में सटीकता के लिए अलग से गणना हो सकती है, जैसा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी मांग की है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है पीवीटी से जुड़ी हुई व्यवस्था की क्या है, कौन से मापदंड हैं, कितने समूह हैं, कितनी जनसंख्या है, राज्यवार वितरण हमें कैसा देखने को मिलता है। और चूंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं कोई प्रश्न अभी आपके लिए हल नहीं करूंगी, ये कार्य आपको करना है। मैं सिर्फ आपको एक प्रश्न दिखाऊंगी कि यूपीएससी ने विगत वर्षों में, है ना, और प्रीलिम्स में 2000 स्पेसिफिकली 19 में पीवीटीज आधारित एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह जिन्हें पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया उनके बारे में कथन है। पीवीटीज देश के 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीज की स्थिति के निर्धारक के मापदंड में से एक है, ये भी हमने देखा है। कितने राज्य हैं ये भी हमने देखा है। देश में अब तक 95 पीवीटीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित, हमने कितनी देखी थी? ये 95 है या 75 है? अच्छा, 3 ऑप्शन को काट दो, वैसे भी आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। पीवीटीज की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां भी शामिल। अगर इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं पता, बेसिक इंफॉर्मेशन भी पता है, तो भी आप एलिमिनेशन मेथड के तहत या के द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबर। संक्षिप्त सुर्खियों में जो पहली खबर हम देखेंगे वो जुड़ी हुई है एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक के लिए कुछ दिशा निर्देश आए हैं। ये दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किए गए हैं? भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्या है कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बना सके जो पूरे देश में लागू किया जा सके और पशुओं में रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया को हम सुरक्षित, नैतिक और वैज्ञानिक आधार वाली बना पाए। इस हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते ये आर्टिकल चर्चा में है। पहली बात जो है उसमें बड़ी सरल है कि किन स्थितियों में जो है ब्लड या रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो दुर्घटना या घायल होने की स्थिति में, गंभीर एनीमिया या जब खून की कमी हो जाए, तो ऑपरेशंस इत्यादि के दौरान खून की कमी हो जाए, संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ जाए, खून जमने जैसी समस्याएं हैं, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अगर बात की जाए इन दिशा निर्देशों की, तो दिशा निर्देशों में जिन बातों पर ध्यान दिया गया उसमें पहला यह है कि रक्तदाता का चयन, रक्त संग्रह, स्टोरेज, रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया के लिए
राष्ट्र स्तर पर नियम की बात ये करता है। साथ ही जूनेटिक जो बीमारियां, जिन्हें हम जूनोटिक रोग्स के नाम से भी जानते हैं, जो जानवरों से फैलने वाले रोग हैं, इनके खतरे को कम करने की बात की गई है। और साथ ही वन हेल्थ अप्रोच की बात की गई। वन हेल्थ अप्रोच क्या है? वन हेल्थ अप्रोच कहती कि देखिए, मनुष्य की, है ना, जानवर की और पर्यावरण तीनों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ, अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है। तो इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझकर हमें समाधान करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जो जूनोटिक रोग हैं, ये जानवरों से मनुष्यों में फैल जा रहे हैं, मतलब इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिल रही है ना। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस वाला जो मामला है, वहां भी हमें इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिल रही है। तो वन हेल्थ अप्रोच के साथ हमें कार्य करना पड़ेगा। साथ ही दिशा निर्देश कहते हैं कि राष्ट्रीय पशु चिकित्सा रक्त बैंक नेटवर्क जो है वो भी बनाना है, उसका आधार प्रदान करते हैं ये नए दिशा निर्देश। और साथ ही पशु चिकित्सा की भी बात की गई है। पशु चिकित्सा में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को भी हमें बढ़ावा देना है। ये सारी बात कर रहे हैं एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वो दिशा निर्देश। अगला न्यूज आर्टिकल विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में है। मामला बड़ा ही सरल है। भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच भोजन की कमी का जो संकट है, उसे निपटने के लिए सहयोग की घोषणा की गई है, जिसके चलते विश्व खाद्य कार्यक्रम चर्चा में रहा। तो आखिर ये कार्यक्रम क्या है, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, यह जानना प्रीलिम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन या मानवीय संगठन है, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियां हैं, है ना, तो उन आपात स्थितियों के दौरान लोगों की खाद्य सहायता करता है। जैसे आपात स्थितियां संघर्ष की स्थिति हो सकती है, आपदाओं की स्थिति हो सकती है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं, इन सब आपात स्थितियों से उबरने में लोगों की मदद करता है विश्व खाद्य कार्यक्रम, ताकि शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। आज के समय में इसमें 120 से अधिक देशों में यह कार्य करता है, जिसमें भारत भी एक है। और वैश्विक स्तर पर जो शांति, स्थिरता और समृद्धि हेतु वर्ल्ड फूड कार्यक्रम का योगदान है, उस योगदान को देखते हुए 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया गया। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो प्रमुख बातें हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। आगे है चर्चा में तवी नदी, और ये वो नदी है जिसे जम्मू शहर की जीवन रेखा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर तवी नदी चर्चा में क्यों है। भारत ने दरियादिली दिखाते हुए जम्मू की तवी नदी में बाढ़ के खतरे को लेकर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। हालांकि भारत पाकिस्तान से काफी नाराज चल रहा है, और जो है पहलगाम अटैक सबको याद होगा, वह अटैक था जिसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि जो समझौता है या संधि जो है उसे निलंबित कर दिया था। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव वाली स्थिति बनती है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया या आगाह किया कि जम्मू की तवी नदी में बाढ़ का खतरा है। हालांकि भारत ने जो ये चेतावनी दी है, ये राजनयिक माध्यमों से दी है, सिंधु जल आयोग के माध्यम से नहीं दी है। अच्छा, सिंधु जल संधि क्या कहती कि जब इस प्रकार का कोई भी खतरा है तो सिंधु जल आयोग के माध्यम से चेतावनी दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत ने तो सिंधु जल संधि को ही निलंबित कर दिया है, जिसके चलते तवी नदी चर्चा में रही। अब ये नदी क्या है? इसका उद्गम डोडा जिले के भद्रवाह के निकट कैलाश कुंड ग्लेशियर, या जिसे काली कुंड के नाम से जाना जाता है, वहां से होता है। ये किस नदी की सहायक नदी है? ध्यान रखना है, ये चिनाब नदी की सहायक नदी है और बाएं किनारे से आकर मिलती है। और साथ ही जैसा मैंने शुरुआत में बताया, इसे जम्मू शहर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से कोई नदी, है ना, कोई भी भौगोलिक दृश्य भूमि चर्चा में रहे तो वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली संक्षिप्त सुर्खी जुड़ी हुई है हिम तेंदुए से। जम्मू कश्मीर में एक अध्ययन हुआ और अध्ययन में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो सामान्य तेंदुए हैं, वो हिम तेंदुओं के जो पर्यावास है या हैबिटेट है, उसमें घुस रहे हैं,
जिसके चलते हिम तेंदुए को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हिम तेंदुआ भारत में पाया कहाँ जाता है, तो प्रमुखतः हिमालयन रेंज वाले जो हमारे राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर भारत में हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिम तेंदुए की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इनके शरीर पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं और स्मोकी ग्रे रंग की इनकी फर रहती है। इनके बारे में विशेष बात है कि इन्हें अकेला रहना पसंद है और सुबह और शाम के समय ये सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये सोशल एनिमल नहीं है, इन्हें अकेले रहना पसंद है। अच्छा, इसके अलावा बाघ और शेर जैसी जो अन्य बिग कैट्स हैं वो दहाड़ती हैं, उनसे उल्टा हिम तेंदुए दहाड़ते नहीं हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने इन्हें अपना स्टेट एनिमल भी घोषित किया है। अगर विभिन्न संरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं उनके तहत इनके स्टेटस की बात की जाए तो IUCN में ये वनरेबल की स्थिति में, साइट्स कन्वेंशन फॉर जो है, कन्वेंशन किसके लिए है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, उसकी परिशिष्ट या सूची 1 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 और 4 में ये सूचीबद्ध हैं। तो कौन सी अनुसूची में शामिल हैं या कहाँ आते हैं, सिर्फ ये रटने से काम नहीं चलेगा। आपके लिए एक काम है, काम क्या है कि आप ये पढ़ेंगे कि आखिर साइट्स की परिशिष्ट 1 में आने का क्या भाव निकलता है और वन्य जीव अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियां हैं उनमें आने का क्या भाव है। तो हिम तेंदुए के बारे में ये सारी जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब बात की जाए रेयर अर्थ मैग्नेट की, तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि वाहन निर्माता कंपनियां रेयर अर्थ मैग्नेट की जो कमी है उसका सामना कर रही है, जिसके कारण वो गाड़ियों में कुछ फीचर्स कम कर रही है। कौन से फीचर कम करेंगी, डेफिनेटली जिनके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट पर निर्भरता हो या फिर इसका जो कोई दूसरा विकल्प हो सकता है उसे तलाश रही है। अब रेयर अर्थ मैग्नेट क्या है, तो एक तरह का स्थायी चुंबक है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं या दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, उसके मिश्र धातु से ये बनता है। और आपको पता है रेयर अर्थ जो है, हम एलिमेंट्स की बात करें या तत्वों की बात करें, 17 तत्वों का एक समूह होता है। और रेयर अर्थ अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो आप जानते होंगे, सुना होगा कि भारत में इनकी उपलब्धता सीमित है। अब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए रेयर अर्थ मैग्नेट की, तो इसकी विशेषताएं क्या है, उच्च घनत्व, उच्च चालकता, असाधारण प्रकार की जो चुंबकीय शक्ति है और उच्च ऊर्जा घनत्व, ये सारी विशेषताएं हैं जिनके चलते रेयर अर्थ मैग्नेट महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उपयोग क्या है, छोटे और शक्तिशाली मैग्नेट इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। इस मैग्नेट के 2 प्रकार हैं और वो कौन से हैं, नियोडिमियम और दूसरा क्या है, सैमरियम कोबाल्ट। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में, अनुप्रयोग क्या है, विशेषताएं क्या है ना, ये सब जानना प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली जो संक्षिप्त सुर्खी है वो जुड़ी हुई है इम्यूनोग्लोबुलिन M या IgM एंटीबॉडी से। एक अध्ययन हुआ, अध्ययन में पाया गया कि IgM एंटीबॉडी हानिकारक प्रोटीन्स को यांत्रिक रूप से स्थिर करने का कार्य भी कर सकती है। तो IgM एंटीबॉडी चर्चा में आ गई। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये सबसे बड़े और पहले एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है या प्रणाली है वो तब बनाती है जब कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी परजीवी या अन्य हानिकारक रोग जनकों से लड़ रहे होते हैं, तब हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा IgM एंटीबॉडीज को बनाया जाता है। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं। तो एंटीबॉडी क्या होता है ये बेसिक हम सभी ने पढ़ाई है, और यह वह पहला एंटीबॉडी भी है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली भ्रूण के रूप में विकसित करना शुरू करती है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और यह रक्त और लसिका में पाया जाता है। तो IgM या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडी क्या है, क्या कार्य करती है, ये सारी जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसे भी देख लेना है।
अगर बात की जाए सुर्खियों में कौन सा स्थान रहा, तो फिजी द्वीप समूह चर्चा में रहा। कारण क्या है? भारत और फिजी ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की, जिसके चलते फिजी चर्चा में है, जिसकी राजधानी है सुआ। यह है फिजी, जिसकी राजधानी है सुआ। अच्छा, फिजी गणराज्य की अवस्थिति कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ये बहुत सारे द्वीपों से और रिफ से मिलकर बना है, तो लगभग 330 द्वीप, 500 लघु द्वीप और रिफ शामिल हैं। बट इस प्रकार के आंकड़े पूछे जाएं, उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, फिजी की अगर भौगोलिक विशेषताएं की बात की जाए तो इसमें देखिए 2 द्वीप हैं। एक प्रमुख है विटी लिवु द्वीप और दूसरा है वेनवा लिवु द्वीप। तो एक ये है और एक ये है। स्थलाकृति इसमें बड़े ज्वालामुखी द्वीप हैं। माउंट टोमानिवी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और प्रवाल द्वीप यानी लघु द्वीप प्रवाल और रिफ्स से ये घिरे हुए हैं। तो बेसिकली फिजी द्वीप समूह की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, अवस्थिति क्या है, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये थी आज की संक्षिप्त सुर्खियां। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न और जानते हैं कि आपने आज के सेशन से कितना कुछ ग्रास्प किया है। तो शुरुआत की जाए। पहला प्रश्न है, भारत में हिम तेंदुए के संदर्भ में कथन है, उन पर विचार कीजिए। ये केवल लद्दाख और हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया था कि हिमालयन रेंज के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं। आईसीएन की रेड लिस्ट में क्या है? ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, आखिर क्या है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, क्या इन राज्यों ने इन्हें अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो विचार कीजिए। आईजीएम एंटीबॉडी के संदर्भ में ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में देर से बनने वाली सबसे छोटी एंटीबॉडीज हैं। क्या देर से बनती हैं? ये संक्रमण के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाने वाली सबसे बड़ी और पहली एंटीबॉडी है। क्या ये सही है? ये केवल पाचन तंत्र में पाई जाती हैं। ये भ्रूण के विकास के दौरान उत्पन्न नहीं होती। याद कीजिए कि आईजीएम एंटीबॉडीज के बारे में हमने क्या पढ़ा था। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में, और पूछा गया है सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाएं कौन तैयार करता है? तो मुझे लगता है कि अगर मैं आपको ऑप्शन भी ना बताऊं तो भी आप बता देंगे कि कौन तैयार करता है, क्योंकि इतना हमने इसके संदर्भ में चर्चा कर ली है। प्रश्न संख्या 4 पीवीटीज के बारे में है। बताया गया है, कहा गया है पहला कथन में कि 1960 के दशक में डेबर आयोग ने सबसे पहले इनकी पहचान की थी। दूसरा, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 75 पीवीटीज हैं। क्या ये सही है? अच्छा, इनकी पहचान के लिए मापदंड क्या? कृषि पूर्व युग की प्रौद्योगिकी का स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन या घटती या स्थिर आबादी है? तो याद कीजिए हमने क्या क्या बात की थी पीवीटीज के बारे में। हमने पीवाईक्यू भी देखा था। इस क्वेश्चन की कुछ स्टेटमेंट पीवाईक्यू के इर्द गिर्द भी घूम रही हैं। तवी नदी जम्मू शहर की जीवन रेखा तो मानी जाती है, लेकिन ये किस नदी की सहायक है? क्या ये झेलम की सहायक है, ब्यास, रावी या चिनाब? आखिर सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कथन है, विचार कीजिए। यह खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित क्या विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है? क्या 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था? आखिर कौन सा कथन सही है? ये सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर आपको विचार करना है। साथ ही मुख्य परीक्षा अभी चल रही है। आप देखोगे कि जीएस के पेपर्स हमारे सामने आ चुके हैं, तो उन पेपर्स को देखिए और देखकर ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपकी तैयारी की दिशा सही है। जिस तरीके से या जितनी गहराई तक आप करंट अफेयर को अप्रोच कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, क्या वो तरीका सही है? अर्थात मेरे कहने का भाव ये है कि परीक्षा की मांग के अनुरूप अपने अध्ययन के तरीके में जिस प्रकार के बदलाव अपेक्षित हैं, उस बदलावों को शामिल कीजिए, तभी सफलता आपको मिल पाएगी। इसी जो है संदेश के साथ आज के सेशन को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।